पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर की थ्योरी हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं आप लोग उसे कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। एक बात और सुन लीजिए आप लोग कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंटल व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड। क्या दिया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती हैं। चलिए बताइए। चलिए बताते हैं हम आपको। इसका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रिसोर्सेज, संसाधन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। क्या दिया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब जैव और अजैव। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मेटल्स, धातुएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज। क्या है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीनीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीनीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर शायद डिलीट हो गया है। चलिए हम ये बताते हैं आपको। क्या दिया है, ओशियन एरिया अप टू हाउ मेनी nautical miles from the coast is termed as territorial water of a nation। क्या है, तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र क्षेत्र को किसी राष्ट्र का क्षेत्रीय जल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 12 नॉटिकल माइल्स। किसी समुद्री तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो जल होगा वो उस देश का होगा, ठीक है, जिस देश की तट रेखा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन व्हिच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया है कहलाते हैं। चलिए बताइए आप लोग। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहले हम बताते हैं, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पोटेंशियल रिसोर्सेस, संभावित संसाधन, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंटल which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access them are called। पर्यावरण में वे सामग्रियां जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है लेकिन मनुष्यों के पास उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है कहलाती हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भंडार, स्टॉक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड। क्या है? वह विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होता है और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता, क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत पोषणीय आर्थिक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। 1992 में पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, जो ब्राजील में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। किसने कहा था हमारे पास, एक मिनट, किसने कहा था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन इन 1974। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने 1974 में संसाधन संरक्षण पर गांधीवादी प्रदर्शन प्रस्तुत किया? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्मॉल इन ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब स्मॉल इज ब्यूटीफुल हिंदी में भी कहते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सुटेबल डेवलपमेंट टू द वर्ल्ड इन 1987। 1987 में दुनिया के सामने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट ने पेश की? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या दिया है, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसोर्स प्लानिंग इज इंडिया इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। भारत में संसाधन नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिए, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड मैचिंग प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। पहचान प्रौद्योगिकी कौशल के साथ एक नियोजन ढांचा विकसित करना और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ योजनाओं का मिलान करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स इन इंडिया आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भारत के कौन से राज्य खनिजों और कोयलों भारत, एक मिनट,
भारत के कौन से राज्य खनिजों और कोयले के भंडार में समृद्ध हैं, लेकिन वहां बुनियादी ढांचे के विकास की कमी है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस? क्या दिया है, भारत के किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जल संसाधनों की कमी है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट इट डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम विटल मिनरल्स? मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत में बहुत समृद्ध है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या है, द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की शीत मरुस्थल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इन प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? भारत के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 43%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, माउंटेन्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया? भारत मतलब पहाड़ भारत के कुल सतह क्षेत्र का कितना पहाड़ भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 30%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड? एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, करंट फैलो, वर्तमान प्रति भूमि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज? एक कृषि वर्षा में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट? क्या दिया है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 33%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, continuous use of land over a long period of time without talking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in? संरक्षण और प्रबंधन के उचित उपाय के किए बिना लंबी अवधि तक भूमि के निरंतर उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है,
लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश विच ह्यूमन एक्टिविटी इन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी मानवीय गतिविधि जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, माइनिंग, खनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ओवर इरिगेशन, अत्यधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने का तरीका नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्रकृति संसाधन कौन सा है जो पृथ्वी पर पौधों के विकास और जीवित जीवों का समर्थन करता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सॉइल, मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल इन इंडिया कवरिंग द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब भारत में सबसे व्यापक रूप से फैली और महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है जो पूरे उत्तरी मैदानों को कवर करती है? चलिए बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज खादर एंड बांगर। व्हाट इज बांगर? चलिए बताते हैं हम आपको क्या है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुराना जलोढ़। ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है और कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जो कपास के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज नॉट जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। काली मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ब्लैक सॉइल डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। गर्म मौसम के दौरान काली मिट्टी में गहरी दरारें क्यों विकसित हो जाती हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की उचित वातन, हवा के प्रवाह में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है, रेड सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ विच मेटल इन
क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। क्या है? क्रिस्टलीय, एक सेकेंड, क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में किस धातु के प्रसार के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल लाल हो जाता है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है, लोहा। लोहा के कारण लाल मिट्टी लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर। Which soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall and it is the result of intense leaching? कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और तीव्र निक्षालन का परिमाण है? अगला आपका इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेटराइट मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स? उचित मिट्टी संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए बहुत उपयोगी है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, टी, कॉफी एंड कैश्यू नट। चाय, कॉफी और काजू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, विच सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर? कौन सी मिट्टी लाल रंग से भूरे रंग की होती है, आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में लवणीय होती है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, इन एरिड सॉइल द लोअर होरिजोन्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द? शुष्क मिट्टी में कंकर निचले स्तरों में कब्जा कर लेते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर कैल्शियम की मात्रा बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर, which soil type is found in the highly and mountainous areas where sufficient rainforest are available? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फॉरेस्ट सॉइल, जंगली मतलब पर्वतीय मिट्टी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज? मिट्टी के आवरण के टकराव और उसके बह जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन, व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लैसी सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स व्हाट आर दे कॉल्ड? जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल मतलब नालियां बनाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुलेस और नलिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as? कभी-कभी पानी ढलान के नीचे बड़े क्षेत्रों में एक चादर के रूप में बहता है। ऐसे मामलों में ऊपरी मिट्टी बह जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सीट इरोजन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चादर अपरदन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका 44 नंबर क्वेश्चन है,
fluffing among the contour lines to declerate the flow of water down the slopes is called। ढलानों पर पानी के बहाव को धीमा करने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कॉन्टोर फ्लफिंग, समोच्च जुताई। का अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड्स इन्वॉल्व्स कटिंग स्टेप्स मिनट आउट ऑफ एक सेकेंड आउट ऑन द स्लोप्स टू रेस्ट्रिक्ट एरोजन। मतलब निम्नलिखित में से किस संरक्षण विधि में टकराव को रोकने के लिए ढलानों को काटकर सीढ़ियां बनाना शामिल है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड। दिस मेथड इज नोन एज। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है। हवा के बल को तोड़ने के लिए फसलों के बीच घास की पट्टियां उगने के लिए छोड़ दी जाती हैं। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर एंड स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट एरियाज इज कॉल्ड। रेगिस्तान क्षेत्रों में रेत के टीलों को स्थिर करने और आश्रय बनाने के लिए पेड़ों की कतारें लगाने को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखला। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 30 नंबर, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर ब्लैक सॉइल। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र हैं? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो जिसमें कपास बहुत अच्छे से पैदा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह के अच्छे एमसीक्यूज हर चैप्टर के आपको देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हम अगले क्लास में इसी तरह के एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे।